नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रश्नोत्तरी सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के इस प्रतियोगी दौर में भारतीय इतिहास का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। लगभग 10 से 20% प्रश्न भारतीय इतिहास से ही आते हैं। आज जब प्रत्येक पल परीक्षा के स्तर में उसके पेपर पैटर्न में बदलाव आ रहा है, ऐसे में यदि हम भारतीय इतिहास का अध्ययन एक बार अच्छे से कर लें तो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। क्योंकि भारतीय इतिहास में करंट से कोई ज़्यादा रिलेशन होता नहीं, बहुत परिवर्तन इसमें आते नहीं। आज हम मध्यकालीन भारत पर प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेंगे, किंतु इन प्रश्नों को और इसकी एक्सप्लेनेशन को मैंने इस प्रकार अरेंज किया है कि यदि आप इन्हें अच्छे से करते हैं तो आपके पास पूरे इतिहास के विस्तृत व सुव्यवस्थित नोट्स होंगे। यदि आप चाहेंगे तो आपको इनकी PDF व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको केवल इतना करना है कि 8368751030 इस नंबर पर आस्क PDF लिख करके भेजना है और दूसरा वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये 5 वंश इसमें मुख्यतः हुए हैं। इसमें भी जो पहला वंश है गुलाम वंश, उसका संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर के 1290 के मध्य गुलाम वंश ने राज्य किया। और इस वंश में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक वंश हो और उसी वंश के लोगों ने राज्य किया हो, नहीं, इसमें 2 या 3 वंश के लोग रहे हैं, लेकिन ये सभी गुलाम थे। या इनमें अगर कोई गुलाम नहीं था तो उसके पिता जो राजा रहा हो वो गुलाम रहा होगा। तो इस प्रकार इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन गुलाम वंश के लिए कुछ और शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मुइज़्ज़ी वंश। मुइज़्ज़ी वंश इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो श्रृंखला, ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है मोहम्मद गौरी से स्टार्ट हुई, और मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम, तो उसका इसे वंश माना जाता है, तो इसलिए इसे मुइज़्ज़ी वंश कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इसे कुतवी वंश कहा गया। शमशुद्दीन इल्तुतमिश के नाम पर इसे शमसी वंश कहा गया। और इसमें अंतिम महत्वपूर्ण राजा बलबन था, और इसलिए इसे बलबनी वंश कहा गया। लेकिन ये सभी तो मुइज़्ज़ी मोहम्मद गौरी से, कुतुबी कुतुबुद्दीन ऐबक से, शमसी इल्तुतमिश से या बलबनी बलबन से रिलेटेड थे। लेकिन इसमें जितने भी राजा 1206 से 1290 के मध्य हुए हैं, उन्हें आमतौर पर हम गुलाम वंश कह देते हैं। पर आधुनिक काल में ये जो गुलाम वंश है, ये शब्द को ज़्यादा एप्रोप्राइट नहीं माना जाता। वो इसलिए कि गुलाम वो व्यक्ति होता है जिसके माता पिता भी गुलाम रहे हों। लेकिन ये जितने भी राजा थे, इनके माता पिता गुलाम नहीं थे, बल्कि इन्हें ही सीधे गुलाम बनाया गया था। भाई, गुलाम की औलाद भी तो गुलाम होती है, तो यदि माता पिता इनके गुलाम होते और फिर ये गुलाम पैदा होते तो इन्हें गुलाम कहा जा सकता था। लेकिन चूंकि ये स्वतंत्र पैदा हुए थे और बाद में गुलाम बना दिए गए, और ऐसे लोगों को मामलूक कहा जाता है, इसलिए वर्तमान में इस वंश के लिए मामलूक शब्द इस्तेमाल में लिया जाता है। वर्तमान में 1206 से 1290 के मध्य के सुल्तानों के लिए गुलाम वंश की अपेक्षा ममलूक वंश काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था या ममलूक वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो ममलूक वंश है, ये प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने दिया है, और इसकी परिभाषा भी प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने दी है।
प्रोफेसर हबीबुल्ला के अनुसार मामलूक का अर्थ ऐसे गुलामों से है जिन्होंने स्वतंत्र जन्म लिया, यानी उनके माता पिता गुलाम नहीं थे, तो जब वे पैदा हुए तो वे स्वतंत्र थे, पर बाद में उन्हें या तो बंदी बना लिया गया या युद्ध में पराजित करके गुलाम बना लिया गया, किसी भी तरीके से उन्हें गुलाम बनाया गया। माता पिता के गुलाम होने की वजह से वे गुलाम नहीं बने, तो ऐसे गुलामों को गुलाम की बजाय ममलूक कहा जाता है, इसलिए इस वंश को ममलूक वंश कहा गया। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो या बलबन हो, इन्हें गुलाम बनाया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश के लिए जो शब्द अधिक इस्तेमाल में लिया जाता है वो होता है ममलूक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन नहीं था? नसीरुद्दीन कुबाचा, अल बरूनी, ताजुद्दीन यल्दौज या बख्तियार खिलजी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य को अपने गुलामों के बीच में बांट दिया, लेकिन उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना वली अहद या अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पर नासिरुद्दीन कुबाचा, बख्तियार खिलजी या ताजुद्दीन यल्दौज, ये तीनों ही मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन नहीं करा, बल्कि इन सभी में अपने साम्राज्य को लगभग बांट सा दिया। नसीरुद्दीन कुबाचा को सिंध दे दिया, ताजुद्दीन यल्दौज को अफगानिस्तान का क्षेत्र दिया, वहीं बख्तियार खिलजी को बंगाल का क्षेत्र दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर से दिल्ली तक का क्षेत्र मिला, यानी हिंदुस्तान का क्षेत्र मिला। तो ये जो नसीरुद्दीन कुबाचा हो, यल्दौज हो या बख्तियार खिलजी हो, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को चुनौती दिया करते थे। तो ये सभी कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे, जबकि अल बरूनी ये महमूद गजनबी का समकालीन था, उसके साथ भारत आया था। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से कभी चर्चा करेंगे जब महमूद गजनबी पढ़ाएंगे। ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था, 8 प्रकार के चांडालों की बात करता है, तो पूरे डिटेल से हम अल बरूनी को पढ़ेंगे। अभी तो आप देखिए, कुबाचा, यल्दौज और खिलजी के बारे में यदि हम बात करें तो ये सभी ऐबक की तरह गौरी के गुलाम थे। ऐबक ने क्या करा कि प्रतिस्पर्धा करने की बजाय इन सबसे दोस्ती यारी या रिश्तेदारी बनाना चाहा, ताकि उसे अपनी सत्ता भारत में स्थापित करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। ऐबक ने कुबाचा व इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटियों का विवाह किया। ध्यान रखिएगा, कुबाचा मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ताजुद्दीन यल्दौज भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जबकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। आपको एक रोचक बात बताएं, ये था तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम, लेकिन मोहम्मद गौरी को ये इल्तुतमिश बहुत अच्छा लगता था, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से कह करके इसे गुलाम के बंधन से मुक्ति दिलवा दी, यानी इल्तुतमिश स्वतंत्र हो गया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक अभी तक गुलाम है मोहम्मद गौरी का, यानी खुद तो नहीं स्वतंत्र हुआ। ऐबक गौरी ने उसे तो स्वतंत्र नहीं करा, पर उससे कह के इल्तुतमिश को स्वतंत्र करवा दिया। तो ऐबक जब राजा बना 1206 में, तब भी वो गुलाम ही था, उसे गुलामी से मुक्ति मिली 1208 में, जबकि इल्तुतमिश स्वतंत्र हो चुका है। अब वो भी चुनौती दे रहा है किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऐबक ने क्या करा कि कुबाचा और इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटियों का विवाह कर दिया, और यल्दौज की बेटी से स्वयं विवाह कर लिया, यानी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने संघर्ष को टालने की नीति अपनाई। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी जगह कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर, दिल्ली, आगरा और हांसी? तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 से 1210 तक राज्य किया, उसकी राजधानी लाहौर थी। वो कभी दिल्ली नहीं है, उसने अपनी दिल्ली राजधानी नहीं बनाई। दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने, और 1504 तक दिल्ली ही राजधानी रही, और 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया।
और फिर मुगल बादशाह शाहजहां के काल तक आगरा ही राजधानी रही और शाहजहां राजधानी पुनः लेकर आया दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, वो कभी दिल्ली नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई मैंने अभी आपको बताया, आपको सिंध में कुबाचा है, अफगानिस्तान में यलदौज बैठा हुआ है। भले ही इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, पर चुनौती तो ये अब भी देते थे, मौका ताड़ते रहते थे कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को कैसे भी रास्ते से हटा करके हिंदुस्तान पे कब्जा किया जाए। तो वो नहीं चाहता था कि पहले अपनी सत्ता मजबूत करने से पहले वो छोड़ करके चला जाए लाहौर को। भाई लाहौर इनके पास था, तो वो इनके पास रह करके इनका दमन करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। पर उसे टाइम नहीं मिल पाया, 4 वर्ष ही उसने रूल करा और उसकी मौत हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जब मोहम्मद गौरी भारत से गया तो भारत की मैं जो प्रतिनिधि बना करके गया वो ऐबक को ही गया था। तो ऐबक प्रतिनिधि के तौर पे भारत में काम कर रहा था। जब भारत में प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा था ना, तब उसने दिल्ली से ही शासन संभाला था, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से। मोहम्मद गौरी ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही भारतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। एक ग्रंथ है फ़क़े मुदव्विर, फ़क़े मुदव्विर राइटर हैं और ग्रंथ का नाम है आदाब उल हर्ब। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदाब उल हर्ब के रचयिता कौन है? स्टार लगा लीजिए। या फ़क़े मुदव्विर का ग्रंथ कौन सा है? इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि गौरी ने ऐबक को अपना वली अहद या उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मैं आपको बता चुका कि 1208 तक ऐबक को अपने गुलाबी के बंधन से मुक्ति नहीं मिली। इस कारण ऐबक ने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं करी। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा बादशाह था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक और बताऊंगा मैं आपको, सैयद वंश का खिज्र खां। तो दोनों ऑप्शन में हो तब क्या करना है तब भी बताएंगे, पर अभी तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक पर फोकस कीजिए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर यलदौज व कुबाचा द्वारा अतिक्रमण किए जाने का खतरा था, अतः ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वह कभी दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। लेकिन एक नोट लिख लीजिए कि 1206 से पहले, 1206 में सुल्तान बना था वो, 1206 से पहले वो मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहा था। तो जब वो मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता था, तब यलदौज और कुबाचा से उसे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि यलदौज और कुबाचा ने कभी गौरी को चुनौती नहीं दी थी, वो तो केवल कुतुबुद्दीन ऐबक को चुनौती देते थे। तो जब गौरी जिंदा था तब वो इंद्रप्रस्थ से यानी दिल्ली से ही अपना शासन संभालता था। कौन? ऐबक। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपाधियां ऐबक की हैं? कुरान खां, लाल बख्श, रैयत आला, जिल्ले इलाही। ऑप्शन है 1 और 2, यानी कुरान खां और लाल बख्श। 2 और 3, लाल बख्श और रैयत आला। 3 और 4, रैयत आला और जिल्ले इलाही, या ये चारों। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि कुरान खां थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और उसे एक मौलवी ने खरीदा था। गौरी के खरीदने से पहले वो एक मौलवी के पास था और मौलवी ने उसे कुरान का अध्ययन कराया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान कंठस्थ हो गई थी, और जब वो कुरान पढ़ता था तो उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, बहुत सुरीली थी। इस वजह से उसे कुरान खां कहा गया। और जब वो राजा बना तो वो लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाल बख्श या लाख बख्श। ध्यान रखिएगा, असली वर्ड तो लाल बख्श है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में या प्रश्न में लाल बख्श भी मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाल बख्श लिखा है, जबकि असली वर्ड है लाख बख्श। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो लाख बख्श भी कहा गया। इसके अलावा उसे पील बख्श भी कहा जाता था। हाथी का दान करने के कारण उसे पील बख्श भी कहा जाता था। देखिए, प्रश्न आया हुआ है झारखंड पीएससी प्री 2003 में। वैसे मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, लेकिन जिनके मुझे मिल गए हैं एग्जैक्टली कि ये कहाँ आया है, वो मैंने नोट भी कर दिया आपके रेफरेंस के लिए। एक लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, अभी चर्चा करेंगे आगे हम डिटेल से इनके ग्रंथ के बारे में। तो मिनहाज उस सिराज का एक ग्रंथ है तबकाते नासिरी। उस ग्रंथ में ऐबक को इन्होंने द्वितीय हातिम कहा है। तो प्रश्न आए कि द्वितीय हातिम की संज्ञा किसे दी गई, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि उपाधियां पूछी जाएं तो 4 उपाधियां मुख्यतः मिलती हैं। एक है कुरान खां, एक है पील बख्श, एक है लाल बख्श या लाख बख्श, और इन्हें द्वितीय हातिम भी कहा जाता है।
एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, थोड़ा नया प्रश्न है, इसे स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शासक हत्याएं कराने के लिए प्रसिद्ध था, और ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, बलबन हो, या कोई और ऑप्शन में दिया हो एक और, तो ध्यान रखिएगा, आपका ज्यादातर हो सकता है आपके दिमाग में आएगी कि बलबन होगा। क्यों? क्योंकि बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। या फिर अलाउद्दीन खिलजी होगा, जिसने लगभग पूरे भारत को जीत सा लिया था। लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है। इन दोनों ने क्रूरतापूर्वक शासन जरूर किया है, लेकिन हत्याएं कराने का शौक नहीं था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मजा आता था किसी को मरते हुए देखकर। कुतुबुद्दीन ऐबक को हत्याएं कराने के लिए प्रसिद्ध सुल्तान के रूप में जाना जाता है। दानी जरूर था, इसे दान, हम अक्सर इसकी अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं कि इसने लाखों का दान किया, हाथियों का दान करते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा, हत्याएं कराने के लिए प्रसिद्ध यदि कोई सुल्तान था तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध कुतुब मीनार से नहीं रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का जो नाम है कुतुब, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से यह नाम नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने संत कुतुब बख्तियार काकी, इनका पूरा नाम था कुतुब बख्तियार काकी, सूफी संत थे कुतुब बख्तियार काकी, इनकी याद में या इनके सम्मान में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध तो कुतुब मीनार से है, इल्तुतमिश का संबंध भी कुतुब मीनार से है, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। 4 मंजिलें बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक के समय में चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई और चौथी मंजिल पूरी तरह ध्वस्त हो गई। तब फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल बनवाई, चौथी और 5वीं, और वर्तमान में कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का संबंध भी कुतुब मीनार से रहा है, जबकि इब्राहिम लोदी का कुतुब मीनार से कोई संबंध नहीं रहा। इसके पिता सिकंदर लोदी ने अवश्य कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी, पर इब्राहिम लोदी का संबंध कुतुब मीनार से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान ने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी? देखिए क्या होता है, एग्जाम में हम बहुत जल्दी में होते हैं, और जैसे ही हमने पढ़ा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान ने कराया, हम फट से उत्तर दे देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। गलत हो जाएगा, इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर इसका जो विस्तार करवाया है ना, सर्वाधिक विस्तार या निर्माण इसमें जो करवाया है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया है। इसे भारत की पहली मस्जिद या भारत की पहली तुर्की मस्जिद भी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, भारत में पहले अरब आए थे, और उससे पहले ही अरब तो आक्रमणकारी थे, भारत में पहले मुस्लिम आ गए थे केरल की तरफ। बहुत छुपा हुआ फैक्ट है, भारत में पहली मस्जिद केरल में बनवाई गई थी, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं होकर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए भारत की पहली मस्जिद कहाँ बनवाई गई, तो वो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की ही चर्चा कर रहा है। उत्तर ध्यान रखिएगा, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बनवाई थी। इसे भारत की पहली तुर्की मस्जिद भी कहा जाता है, किंतु इसका सर्वाधिक विस्तार पूछ ले, इसका पुनः निर्माण पूछ ले, तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न की गला काट प्रतियोगिता है दोस्तों। चलिए, ऐबक को गुलामी से मुक्ति कब मिली? 1205, 1206, 1208 और 1210। मैं आपको बता चुका हूं कि 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना, उस समय तक वह गौरी की गुलामी के बंधनों से मुक्त नहीं हुआ था। अब गौरी तो मर गया, अब इसे बुलाया गया सुल्तान बनने के लिए, क्योंकि गौरी ने इसे वली अहद घोषित किया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो अमीरों ने इसे बुलाया कि आओ भाई सत्ता संभालो। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं सत्ता तो संभाल लूंगा, लेकिन मैं तो एक दास हूं, और उस समय जो परिस्थितियां थी, दास सुल्तान नहीं बन सकता था।
तो उसने कहा कि ठीक है, मैं सुल्तान की पदवी धारण नहीं करूंगा, मैं सिपह सालार या मलिक ही कहलाऊंगा, क्योंकि उससे पहले उसे सिपह सालार कहते थे या मलिक कहते थे। तो उसने वही उपाधि धारण करी, सिपह सालार की या मलिक की। ध्यान लिख लीजिएगा, सिपह सालार या मलिक, ये दोनों ही उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। तो 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्त किया गया। उसके बाद कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि 1208 में ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी, जबकि अन्य इतिहासकार लिखते हैं कि 1208 के उपरांत भी ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये विवादित प्रश्न है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी और ऑप्शन में केवल ऐबक हो, तो आप ऐबक टिक कर लीजिएगा। पर यदि ऐबक और खिज्र खां दोनों ऑप्शन में हो तो ध्यान रखिएगा खिज्र खां ही आपको टिक करना है, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वो तैमूर लंग के प्रतिनिधि के तौर पर ही शासन करता था। तो ऐबक के बारे में डाउट है, तो हम उस डाउट को मान के चलेंगे कि एग्जामिनर भी उसी डाउट को सोच रहा है, इसलिए उसने दोनों ऑप्शन में दिए हैं। तो खिज्र खां को तो हमें सिलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि वो तो निर्विवाद रूप से सुल्तान नहीं था। तो ऐबक, ध्यान रखिएगा, मान के चलिए कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, पर माइंड को थोड़ा ब्रॉड कीजिए और ये फैक्ट भी याद रखिए कि 1208 में वह गुलामी के बंधन से मुक्त हो गया था और संभवतः हो सकता है कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली हो। चलिए अगला प्रश्न है, ऐबक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और कालिंजर का घेराव करते समय उक्का नामक तोप चल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, ये इसका सही उत्तर यही है। मैंने 7वें प्रश्न का उत्तर नहीं टिक किया था, 1208। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर है कालिंजर का घेराव करते समय उक्का नामक तोप के चल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने पूछा सही नहीं है। ऊपर के तीनों प्रश्न उत्तर सही हैं। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही। अपनी बहन की शादी कुबाचा से करके उसे अपने पक्ष में कर लिया, बिल्कुल सही, अभी अभी हमने पढ़ा था। 1210 में ये चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। कलिंजर का घेराव करते समय उक्का नामक तोप के चल जाने के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, शेर शाह सूरी की, ध्यान रखिएगा, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये बात हो रही है शेर शाह सूरी की मृत्यु के संबंध में। अब इसमें एक वर्ड आया है 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो जरा चर्चा कर लें 2.5 दिन के झोंपड़े पर और उससे बनने वाले प्रश्नों पर। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है दोस्तों, अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी प्लेन मैदान पर खड़े होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवा दिया हो, बल्कि एक चौहान राजा, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज थे विग्रहराज चौहान, उन्होंने एक पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला, और इस संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण। और इस सरस्वती कंठाभरण को तोड़ करके ऐबक ने यहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें 2 प्रश्न कि सरस्वती कंठाभरण क्या है, तो एक संस्कृत पाठशाला है। इसका निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया है, तो चौहान वंश के राजा ने, विग्रहराज चतुर्थ ने। वर्तमान में यहां पर एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोंपड़ा, लेकिन इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन में हो सकता है कि उसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान में यहां पर पंजाब शाह पीर, एक संत हुए हैं, सूफी संत पंजाब शाह पीर, इनका यहां पर 2.5 दिन का उर्स यानी मेला लगता है। इस वजह से इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की बात करें तो चौगान खेलते समय 1210 में घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हत्याएं करने के लिए प्रसिद्ध था और इसकी हत्या इसके घोड़े ने कर दी। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान बना?
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में। उसके बाद कौन सुल्तान बना? इल्तुतमिश, आराम शाह, द्वार बख्श और मुनीर खां। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो महत्वपूर्ण सुल्तान रहा वो तो इल्तुतमिश ही था, लेकिन इल्तुतमिश से पहले आराम शाह नाम का व्यक्ति, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं मानते, लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, हम ये मान के चलते हैं। और ये बना गया राजा। 1210 में राजा बना, 1210 में इसे इल्तुतमिश ने हटा दिया। इल्तुतमिश को बुलाया कुछ तुर्की अमीरों ने, कहा कि भाई आराम शाह अयोग्य व्यक्ति है, ये राजा बनने के लायक नहीं है, तुम आओ। तो इल्तुतमिश आया, और राजा के पद पर बैठा व्यक्ति इतनी आसानी से सत्ता तो नहीं छोड़ देगा, तो वो भी सेना लेकर आया। और जूंद नामक स्थान पर 1210 में एक युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने, यहां पे दोस्तों ये ऐबक लिख गया है, ध्यान रखिएगा, आराम शाह को मार डाला और बन गया राजा। तो अगला महत्वपूर्ण राजा इल्तुतमिश। तो ध्यान रखिएगा, पहले बना ऐबक, ऐबक रहा 1206 से 1210 तक। फिर आराम शाह, कई बार क्रम जमाने को आता है तो आराम शाह को हम आराम करा देते हैं और हमारा हो जाता है उत्तर गलत। आराम शाह राजा बना 1210 में, 1210 तक ही रहा। इसके बाद बना इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश रहा 1210 से 1236 तक, यानी एक अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड मिला है इल्तुतमिश को अपनी सत्ता को जमाने के लिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिला था। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, ताजुल मासिर के रचनाकार कौन थे? अल बरूनी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज और जियाउद्दीन बरनी। तो ध्यान रखिएगा, ताजुल मासिर के जो रचनाकार हैं वो हैं हसन निजामी। चर्चा करें यदि हसन निजामी पर, तो हसन निजामी का पूरा नाम था सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ये भारत आया, और ऐबक के यहाँ पर इसने शरण ले ली, और ऐबक ने इससे कहा कि भाई तुम इतिहासकार आदमी हो तो एक आध कोई ग्रंथ लिख दो यार हमारे लिए। तो ऐबक के कहने पर इसने ताजुल मासिर नामक ग्रंथ की रचना प्रारंभ करी, लेकिन कुतुब मीनार की तरह ही ऐबक के काल में यह रचना पूर्ण नहीं हो पाई। तो ऐबक के काल में ये रचना प्रारंभ तो हुई, पर पूर्ण हुई ये इल्तुतमिश के काल में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताजुल मासिर की रचना किस सुल्तान के समय में हुई और ऐबक यदि ऑप्शन में ना हो, तो आप टिक करेंगे इल्तुतमिश को। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो अरबी भाषा का ये ग्रंथ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताजुल मासिर कौन सी भाषा का ग्रंथ है, तो अरबी भाषा का ग्रंथ है। क्या विशेषता है इसकी? कि इस इतिहास ने मध्य एशिया और गजनी के इतिहास को, मध्य एशिया व गजनी के इतिहास को भारत के इतिहास से, दिल्ली सल्तनत के इतिहास को मध्य एशिया व गजनी के इतिहास से अलग कर दिया। यानी अभी तक क्या होता था, गजनी और भारत को एक देश मान करके इतिहासकार इतिहास लिख देते थे, लेकिन ताजुल मासिर ने पहली बार कहा कि गजनी का इतिहास अब समाप्त, गजनी का भारत से संबंध समाप्त। 1208 में जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक आजाद हुआ, भारत और गजनी अलग अलग हो गए। तो अब उसने जो इतिहास लिखा वो भारत का इतिहास लिखा, गजनी के विषय में उसमें चर्चा नहीं करी। तो ये पहला इतिहासकार था जिसने मध्य एशिया और गजनी के इतिहास को भारत के इतिहास से अलग कर दिया। और इस किताब के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये किताब तो अंग्रेजी में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है, पर इलियट और डाउसन ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ताजुल मासिर से बनने वाले सभी प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। उम्मीद है आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और निम्न में से कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं था? ध्यान रखिएगा, तुर्क थे सारे के सारे जो गुलाम वंश के शासक थे, और ये जिस जनजाति से संबंध रखते थे वो जनजाति थी इलबरी तुर्क। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी तुर्क नहीं था, बल्कि इल्तुतमिश और उसके बाद के जितने सुल्तान हुए हैं उन सभी का संबंध था इलबरी तुर्क जनजाति से। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी तुर्क नहीं था। अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में
कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन जो नहीं है वो बताइए। आपको इसमें से गलत कथन छांटना है। यह एक तुर्क गुलाम था, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उसने तराइन के युद्ध के बाद सल्तनत का विस्तार किया। देखिए, तुर्क गुलाम था, इसमें तो कोई शक नहीं है। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया था इल्तुतमिश ने। और तराइन के युद्ध 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। उसके उपरांत मोहम्मद गौरी तो लौट गया गजनी और भारत में छोड़ गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गौरी की सत्ता का विस्तार किया। कई युद्ध लड़े, कई युद्ध जीते और गौरी की सल्तनत में भारत के कई क्षेत्र मिला लिए। तो ये कथन भी ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 2 ऐसा कथन है जो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को कहां का इक्तेदार बनाया? बदायूं का, अजमेर का, हांसी का या दिल्ली का? देखिए, इक्ता व्यवस्था किसने शुरू करी? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर होगा इल्तुतमिश। लेकिन इक्ता व्यवस्था पहले से मौजूद थी, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में थी। इक्ता व्यवस्था को जो व्यवस्थित और विस्तृत रूप प्रदान किया वो किया है इल्तुतमिश ने। लेकिन मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहला इक्ता ऐबक को दिया था और उसे हांसी का इक्तेदार बनाया था। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी ने बांटी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्तेदार बनाया। कहाँ का बनाया ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यही तो प्रश्न है, हांसी का इक्तेदार बनाया। पर इक्ता को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इक्ता व्यवस्था भारत में किसने शुरू करी, तो मोहम्मद गौरी उत्तर नहीं होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी उत्तर नहीं होगा, उसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश के थे? सैयद वंश, ममलूक वंश, लोदी वंश या खिलजी वंश? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ममलूक वंश। सबसे पहले हमने इसी प्रश्न से चर्चा प्रारंभ करी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या रजिया? तो दोस्तों ये प्रश्न आया यूपीआरओ एआरओ 2016 के प्री में। और मैंने आपको बताया था कि ऐबक ने तो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, उसने तो अपनी राजधानी बना करके रखी थी लाहौर। और सर्वप्रथम यदि दिल्ली को किसी ने राजधानी बनाया था तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया दिल्ली को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले सभी प्रश्नों पर लगभग हमने चर्चा कर ली है और कुतुबुद्दीन ऐबक पर विस्तृत नोट्स भी आपने देखे। यदि आप प्रश्नों के अलावा सिर्फ इनकी एक्सप्लेनेशन को अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं, तब भी आपके पास अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। इससे बाहर कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए और कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले प्रश्नों को देखिए, आप यही प्रश्न प्राप्त करेंगे। तो आप इनका अध्ययन अच्छे से करिए दोस्तों, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।